हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, संविधान पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज यह नया वीडियो है। इसके पहले लगभग 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आज यह तीसरा वीडियो है। आशा करता हूं कि ये सभी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, उन दोनों वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको भी जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो राष्ट्रीय आय प्यारे दोस्तों, वह किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और उत्पादित सेवाओं उत्पादित वस्तुओं और उत्पादित सेवाओं का मूल्य जो होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसका मूल्य? राष्ट्रीय आय सेवाओं का और उत्पादित वस्तुओं का मूल्य एक वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। जो हमारा वित्तीय वर्ष दोस्तों माना जाता है वह माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। कहने का मतलब है कि अगर 1 अप्रैल आ गया है तो नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया है। हाँ, भारत के सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है प्यारे दोस्तों। हाँ, राष्ट्रीय आय के आकलन और उसके साथ साथ प्रकाशन इसी के लिए उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन और उसको प्रकाशित कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी करता है। और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसकी मदद करता है। कौन मदद करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। चलिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सबसे पहले प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने, और उन्होंने 1867-68 में इसकी कोशिश की थी। और इनके अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। कितनी? 20 रुपये इन्होंने 1868 में इन्होंने राष्ट्रीय आय 20 रुपये निकाली। और एफ सिर्रास ने 1911 में प्रति व्यक्ति आय जो निकाली, वह प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 49 रुपये। ठीक है, एफ सिर्रास ने 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया। कब बताया? तो 1911 में। ठीक है। अब दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके पश्चात जो है आधिकारिक रूप से वाणिज्य मंत्रालय ने प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास किया था। ठीक, और वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, जिसके अध्यक्ष पीवी महालनोबिस थे, उन्होंने इसको निकालने का प्रयास किया था। कब? 1949 में। डॉक्टर आर गाडगिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है प्यारे दोस्तों, डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी राव इस समिति के सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे इसमें? डॉक्टर आर गाडगिल और वी राव, ठीक, इसके सदस्य थे। दोस्तों, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है।
राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। और साइमन कुजनेट्स जी के प्रयासों के कारण ही इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय की लागत। ये राष्ट्रीय आय की लागत क्या होती है? दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पर या फिर बाजार लागत पर की जाती है। किन किन लागत पर? साधन लागत या फिर बाजार लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब साधन लागत क्या होता है ये देखिए। तो साधन लागत दोस्तों मूलतः निवेश की गई लागत होती है। निवेश मीन्स शेयर की गई, मतलब पैसा जो लगाया जाता है उसको निवेश कहते हैं। तो निवेश की गई लागत होती है और यह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगता है। ठीक है, जैसे आपने जैसे ऋण पर ब्याज हो गया, कच्चा माल हो गया, पूंजी की लागत हो गया, श्रम, किराया, बिजली, इस प्रकार के चीजों पे उनको कहते हैं साधन लागत। अब बात करते हैं आगे। देखिए, अब जैसे देखिए कि उत्पादन में उपभोग या फिर प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कह सकते हैं। ठीक है, और इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से पैसा निवेश किया गया, जितना भी निवेश किया गया, चाहे वह जमीन, बिजली, कच्चा माल, जिन जिन चीज़ों पर भी लगाया गया हो, उनका संपूर्ण मूल्य पहले निकाला जाता है और उसी से बाद में लागत को निकाला जाता है। अब बात करते हैं बाजार लागत पर। तो बाजार लागत वह है मूल्य है जिसे उपभोक्ता उपभोग के दौरान किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। कहने का मतलब है कि जब सामान लिया उपभोग करने के लिए, जितना पैसा दिया, इस प्रकार से जितने भी पैसे संपूर्ण सेवाओं और उत्पादित वस्तु पर खर्च किए गए। ठीक है, चलिए। लेकिन दोस्तों यह जो है यह किस प्रकार से निकाला जाता है? तो बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद ही यह निकाला जाता है। मतलब इसमें अप्रत्यक्ष कर जो होता है वह जोड़ दिया जाता है। यानी कि बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही इसकी गणना कर ली जाती है। ठीक है, अब आते हैं मूल्यवर्धन की धारणा। मूल्यवर्धन की धारणा क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए, जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में न आए, यानी कि उसका डबल बार काउंटिंग न हो जाए, यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्यवर्धन विधि बोला जाता है। मूल्यवर्धन विधि किसी उत्पाद इकाई द्वारा उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में उस उत्पाद इकाई में अंशदान को प्रदर्शित करता है। सकल मूल्य वर्धन को सामान्यतया उत्पाद के मूल्य माध्यमिक वस्तुओं के उपभोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, भारत में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह साधन लागत पर ही की जाती है। साधन लागत क्या होता है आप देख ही चुके हैं। और जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है। किस पर की जा रही है? बाजार मूल्य पर की जा रही है 2015 के बाद से, जो वास्तव में बाजार लागत ही है। बाजार मूल्य यानी बाजार लागत। सकल मूल्य संवर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात हो जाता है।
उत्पाद कर केंद्रीय एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया है तो लाइक करिए, नहीं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिए, शेयर तो जरूर करिए और इस चैनल को ग्रो कराने में अपना संपूर्ण योगदान दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।